हो पाता है, क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत अलग है। हम कभी खाना खाते हैं, कभी स्किप कर देते हैं, और जो खाना खा रहे हैं, वो किस तरीके से बना के खाते हैं, पानी में बॉयल कर रहे हैं, तेल में फ्राई कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उसके सारे पोषक तत्व जो है, कहीं न कहीं खत्म हो जाते हैं। तीसरी चीज़, जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं, क्या वो प्योर है? यानी कि शुद्ध है? क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी चीज़ें लेते हैं, उन्हें प्रिज़र्व करके रखने के लिए उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की डेट में हर एक चीज़ में कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिलावट रहती है। तो हम जो चीज़ें खा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो हमारे शरीर में सिर्फ़ हमारे पेट को भरने का काम कर रहा है, ना कि हमें पोषक तत्व दे रहा है। और जब दिल की बात आती है, तो आप सभी को पता है हमारा दिल कितना नाजुक रहता है, यानी कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, और वो हर पल धड़कता रहता है। ऐसा होता है कि दिल धड़कना हमारा बंद हो जाता है कुछ सेकंड के लिए ही। कभी ऐसा हुआ है? हाँ या ना करके बताइए कि कुछ सेकंड के लिए ही दिल धड़कना बंद हो जाए। नहीं होता है ना? बिल्कुल मुकेश सर, आप सही कह रहे हैं, नहीं होता है। दिल और दिमाग की जब बात करते हैं ना, तो दिमाग में थोड़े कुछ सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है या खून नहीं मिलता है, तो हमें क्या होता है, थोड़ा-सा चक्कर आना शुरू हो जाता है, या हमारा मन खराब होता है, या कुछ वीकनेस आती है। हम समझ जाते हैं कि थोड़ा-सा अच्छा शरीर में सर्कुलर नहीं हो रहा है, खून का बहाव नहीं है, तो हम रेस्ट कर लेते हैं। पर जैसे ही दिल में खून जाना बंद हो जाए, वो धड़कना बंद हो जाए, तो क्या हो जाता है? इंसान दुनिया को ही छोड़ देता है, राइट? और ये जो समस्या है, आजकल आपको देखने को मिल रही है, डांस करते हुए, बैठे-बैठे, स्कूल जाते हुए, कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं आज की डेट में सुनने को मिल रहा है कि साइलेंट अटैक पड़ रहा है। एकदम से दिल ने काम करना छोड़ दिया, और उस इंसान ने दुनिया में रहना ही छोड़ दिया। कहते हैं ना, शरीर को हाँ, रेस्ट मिले तो अच्छा है, पर दिल को रेस्ट मिले तो बुरा है। क्यों? क्योंकि दिल को रेस्ट मिलेगा तो इंसान रेस्ट इन पीस हो जाएगा, मतलब सदा के लिए दुनिया से बाहर चला जाएगा। तो हम इतना कुछ कमा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और अगर अपने दिल को ही हम स्वस्थ नहीं रखेंगे, तो वो हमारे लिए क्या है? बेकार। कहते हैं ना, स्वास्थ्य अगर आपके साथ है, आपके पास है, तो पैसा आपके पास आएगा। पर अगर आपके पास स्वास्थ्य ही नहीं है, तो वो जो पैसा है, वो जाएगा। राइट? तो यहाँ पे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पोषक तत्वों को लें, जो आपके दिल को, आपके शरीर को स्वस्थ रखे। तो वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं उस हार्ट हेल्थ की, जो हमें बताएगा कि किस तरीके से हमें अपने दिल को स्वस्थ रखना है, हमें क्या चीजें करनी चाहिए, और किन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें पता चल सकता है कि इस समय हमें जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए, अगर कभी भी हमारे पास ऐसे 10 कंडीशंस आ जाती है, या ये सिम्टम्स या कहें लक्षण अगर हमारे परिवार में या हमें खुद को दिखने को मिलते हैं, तो वहां पे आपको जरूरत है बताने की कि आपको अभी आवश्यकता है कि आप अपने दिल का ध्यान रखना शुरू कर दें। सबसे पहले है पारिवारिक इतिहास। कहते हैं ना, इतिहास गवाह है कि जो चीजें हिस्ट्री में होती है, इतिहास में होती है, वो प्रेजेंट में भी आ जाती है। तो यहाँ पे पारिवारिक इतिहास का मतलब है कि यदि आपके परिवार में हृदय संबंधी समस्याओं का इतिहास है, हृदय संबंधी समस्याएं जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, बीपी ज्यादा रहता है, या उनके परिवार में ऐसी कोई हेल्थ कंडीशंस हैं, हार्ट से रिलेटेड है, तो उन्हें जरूरत है कि वो हर समय अपने दिल का ध्यान रखें। महीने में, साल में, 6 महीने में एक बार अपने दिल का चेकअप करवाएं। उम्र और लिंग, यानी कि यदि आप पुरुष हैं और आपकी उम्र 55 वर्ष है, तो आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप महिलाएँ हैं और आपकी उम्र 65 वर्ष है, तब भी आपको ज़रूरत है कि आपको अपने दिल का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती है। उम्र के साथ-साथ हमारे जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, वो भी श्रिंक होना शुरू हो जाता है। देखा है ना, एक छोटा-सा बीज जब आप लगा के पौधा बनाते हैं, तो बहुत सालों के बाद उसकी जो आयु होती है, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो भी सूखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंसान की, ह्यूमन बीइंग की, हमारी अपनी बॉडी की। छोटा-सा जब बच्चा बड़ा होता है, कितना बदलाव आता है। फिर वो बड़ा इंसान से जब वो बुजुर्ग अवस्था में जाना शुरू होता है,
तो कहते हैं ना बच्चे और बुजुर्ग एक बराबर, तो उसमें भी कितने सारे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है कि हमारा दिल जो है 1 सेकंड में, या हम कहें कि हर टाइम जो है 70 से 100 बीट पर मिनट धड़कता है, यानी कि 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा, मतलब लगातार ये धड़कता ही रहता है। और इस धड़कन को सही रखने के लिए इसे खून की आवश्यकता होती है। जो पूरे शरीर में जितने जितने खून की सप्लाई रहती है, वो सप्लाई हमारे दिल को जाती है। पर अगर खून की सप्लाई ना मिले तो मतलब कहीं ना कहीं दिल को खतरा होना शुरू हो जाता है। तो क्या कभी आपके सामने या कभी आपको लगा कि आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जिन्हें हृदय संबंधी, जैसे कि बीपी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, या घर में ऐसी समस्याएं हैं, तो हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि हम अपने दिल का ध्यान रखें। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि अगर आपके पास या पर्सन को जो है मोटापा है। अब मोटापा की अगर हम बात करें तो ये मोटापा आप जो है बॉडी स्कैनर की मदद से या आपके पास इंच टेप की मदद से आप जान सकते हैं। कहते हैं ना कि विसरल फैट जो है अगर 5 से ज्यादा शरीर में रहता है तो शरीर को खतरा हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, विसरल फैट हमारे अंगों को जो है दबाव डालता है, तो वो सही रूप से काम नहीं कर पाते हैं। फैट परसेंटेज अगर आपके शरीर में 30% से ज्यादा है, बीएमआई अगर आपके शरीर का 25 से ज्यादा है, तो मतलब एक हाई रिस्क कैटेगरी में आप आ सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर आपके आसपास या आप कभी फील्ड में जाते हैं तो आप बॉडी स्कैनर की मदद से भी उनका वेट चेक कर सकते हैं कि अगर मोटापा के उनके लक्षण आ रहे हैं, या उनका विसरल फैट कितना है, फैट परसेंटेज कितना है। कमर, अगर पुरुष की कमर जो है छाती के नाप से 4 इंच ज्यादा है, तो मतलब उनके शरीर में फैट्स ज्यादा है। अगर महिला की बात करें तो उनके छाती के नाप से अगर 8 इंच से ज्यादा है, तो मतलब विसरल फैट ज्यादा है। तो ये विसरल फैट क्या होता है? शरीर में फैट्स होते हैं, पर जो अनावश्यक फैट्स जब बॉडी के हर एक अंगों में जमा होने शुरू हो जाते हैं, तो वो अंगों में सही रूप से काम करने की जगह पे उन्हें क्या करते हैं, दबाव डालना शुरू करते हैं, जिससे कि पर्सन का जो वो शरीर का वो हिस्सा जो है, वो अंग ऑर्गन जो है सही रूप से काम नहीं कर पाता है प्रेशर पड़ने की वजह से। चौथा, अगर हाई ब्लड प्रेशर है, यानी कि अगर आपका बीपी 120/80 mmHg से ज्यादा रहता है, तब भी आपको जरूरत है कि आप अपने दिल का ख्याल रखें। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो एलडीएल की अगर बात करें, जिसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल ही होता है, अगर 100 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा है, तब हमें अलर्ट होना पड़ेगा कि अभी हमें जरूरत है। एचडीएल की बात करें, 60 मिलीग्राम पर डीएल से कम ये होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो 150 मिलीग्राम पर डीएल या उससे ज्यादा है, तब भी हमें जरूरत है कि हम अभी से परहेज शुरू करें। या टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 200 मिलीग्राम पर डीएल या उससे ज्यादा है, तब भी हमें आवश्यकता रहती है कि हम अपने दिल का ध्यान रखें। अब ये बताइए मुझे, आपसे मेरा एक सवाल है कि हमारा दिल को हमें स्वस्थ क्यों रखना है? अगर स्वस्थ नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है? सिर्फ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राइट? ऐसे ही हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, आपकी नजर में हमें दिल को स्वस्थ क्यों रखना चाहिए? कोई हैंड रेस करके बताइए फटाफट से। इतना सवाल, इतने जवाब, कैसे कैसे कैसे, है ना? वेरी गुड वर्षा मैम, आपके लिए सबसे पहले क्लैपिंग कि आपने हैंड रेस किया है। बताइए। દિલ હૃદય એટલે સ્વસ્થ રાખના જોઈએ કે માના ઉદરમાંથી જ્યારથી આપણો આકાર થયો ત્યારથી ધબકે છે, તો જીવે ત્યાં સુધી ધબકે તો જ સારું છે કે એટલે દિલને પહેલા પ્રાયોરિટી આપવી પડે, કારણ કે કિડની બી છે, લીવર છે, એ ટ્રાન્સફર થઈ શકે, પણ એક હૃદય ટ્રાન્સફર નથી થઈ શકતું. એટલે એક હૃદય સારું રાખવું જરૂરી છે આપણા શરીરને, બોડી હકાવવા માટે. થેન્ક યુ મેડમ. थैंक यू सो मच वर्षा मैम। अगर मैं आपकी बात को समझ पाई हूँ तो आपने कहा कि किडनी लीवर को तो हम देख सकते हैं, पर अगर हमारा दिल 2 मिनट के लिए भी या एकदम से बंद हो गया तो हमारा जान में खतरा बढ़ जाएगा। लाइक दैट आपने कुछ कहा, राइट? हरीश सर ऐसे ही कहा ना मैम ने कुछ? अगर आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। उसका दीदी का कहना है कि अगर हम बचपन से, जब से मेरा अपनी माँ के कोख में थे, तब से हमारा हृदय का धबकाना शुरू हो जाता है, तो हमें उसका ध्यान इस
इसीलिए रखना चाहिए, क्योंकि वो बंद नहीं होना चाहिए। अगर कुछ दूसरा का, अगर दूसरा किडनी खराब हो गई तो वहां पर हम रिपेयर कर सकते हैं उसको, लेकिन हृदय खराब हो गया तो फिर बाद में हम कभी भी उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहना था। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा मैंने सही गैस किया था, है ना? तो चलिए, अनिला बहन मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं, बताइए। जय हर्षम, मैं सर मोटी सर, हमारा हृदय स्वस्थ रखने के लिए हमें इसके धबकारा बंद नहीं हुआ इसके लिए हमें स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रखना है, तो हमें न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर आप स्वस्थ हैं, राइट, स्वस्थ है तो मतलब आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, मतलब आपको कोई समस्या नहीं है। अगर आपके शरीर में समस्या नहीं है तो आप मेंटली, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, तो मतलब आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ है। अगर आपका शरीर और दिमाग दोनों बैलेंस में रहेगा तो आप लोगों के साथ सोशलाइजेशन करेंगे, यानी कि सोसाइटी में लोगों के साथ मिलना जुलना आपका सही रहेगा। तो 3 चीजें सही होगी। अभी तीनों का बैलेंस स्वस्थ है तो मतलब सही है। तो चौथा क्या है? आर्थिक। आर्थिक का मतलब है फाइनेंशियली हम लोगों को क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी मिलेगी, राइट। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? शरीर के लिए खर्चा करना पड़ेगा। शरीर में बार बार खर्चा कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, स्वास्थ्य को खरीदने के लिए देख रहे हैं, तो वो प्रेशर हमारे दिमाग में रहेगा कि आज इतना खर्चा हो गया है, अब इतना खर्चा हो जाएगा। फिर धीरे 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 हम लोगों के स्ट्रेस की वजह से क्या करते हैं? लोगों के साथ दूर हो जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारा जो फाइनेंशियल लेवल है वो खराब हो जाता है। तो मतलब क्या है कि हमारा स्वास्थ्य सिर्फ हमारे शरीर से नहीं बिगड़ा, हमारे आसपास से, हमारे सिस्टम से, हमारे काम से, हर जगह से बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें स्वस्थ रखना है, और दिल को बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि आपको पता है जब दिल की समस्या होती है तो ये 1000 में ट्रीटमेंट नहीं होता है, सीधे लाखों में जाके ट्रीटमेंट होता है। अगर लाखों की बात करें तो वो लाख कब 5 से 10 हो जाएंगे, 10 से 15 हो जाएंगे, 15 से 50 हो जाएंगे, वो हमें भी नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो दिल को सेंसिटिवली अगर देखा जाए तो दिल कहते हैं ना बहुत नाजुक है, तो इस नाजुक को हमें बना के रखना है, उसे सही रूप से स्वस्थ रखना है। तो यहाँ पे हमने अभी 5 चीजों की बात करी कि किस तरीके से हमें बताते हैं कि वो हमारे दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री होती है, अगर परिवार में हृदय की समस्या है, तब हमें अलर्ट रहना है कि हमें अपने दिल को स्वस्थ रखना है। अब अगर हमारी उम्र पुरुषों में 55 और महिलाओं की 65 साल है। तीसरा हमने बात किया कि फैट्स, मोटापा, अगर विसरल फैट ज्यादा है, हमारा बीएमआई ज्यादा है, फैट परसेंटेज ज्यादा है। चौथा हमने बात किया कि अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, अगर बीपी 120/80 mm ऑफ HG से ज्यादा रहता है, तब हमें दिल को स्वस्थ रखना है। और छठा हमने देखा अभी, क्या देखा अभी हमने, छठी भी हमने बात करी थी कि अगर हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है अगर बढ़ा हुआ है, तब भी जरूरत है कि हमें अपने दिल को स्वस्थ रखना है। 5 कंडीशन के बाद छठी की अगर बात करें तो डायबिटिक, अगर आप डायबिटिक हैं तभी आपको जरूरत है कि आप दिल को स्वस्थ रखें। क्यों? क्योंकि डायबिटीज में जैसे कहते हैं ना, शुगर बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ये हमारी किडनी पे फर्क डालता है। और डायबिटीज में जैसे किडनी और हार्ट दोनों भाई बहन की तरह काम करते हैं, किडनी और दिल, अगर इनका बैलेंस खराब हो जाता है तो बीपी का समस्या रहना शुरू होती है, किडनी का काम करने की समस्या शुरू हो जाती है। तो इसीलिए डायबिटीज अगर किसी को है तब भी वहां पे अलर्ट रहने की जरूरत है कि आपके दिल को यहाँ पे अभी देख रेख की आवश्यकता पड़ चुकी है। निष्क्रिय जीवन शैली, अब निष्क्रिय जीवन शैली में क्या होता है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। अगर हम इनएक्टिव रहते हैं तो क्या क्या हो सकता है बताइए? अगर फील्ड में हम किसी को बता रहे हैं कि सर मैडम आप क्या एक्टिव रहते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं तो बैठा रहता हूँ, मेरा काम सिटिंग रहता है। तो उसमें क्यों हमें इतना आवश्यकता है कि बोलने का कि नहीं, अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो आपको हेल्थ की समस्याएं हो सकती है। कोई बताना चाहेगा? क्योंकि देखिए सवाल हमारे पास वहीं से आते हैं और उन्हीं सवालों के अंदर जवाब होते हैं, और हम उन जवाब को ना दे पाते तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तरीके से हमारा जो ट्रस्ट इशू रहता है हमारे यूजर्स के साथ कि इनके पास अगर जवाब नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं हम अभी पीछे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली बता देंगे अरे सर मैडम ये तो बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है?
क्योंकि अगर आप इनएक्टिव रहते हैं, बैठे रहते हैं, अगर आपका सिटिंग वर्क भी है, सबसे पहली बात है आपका वेट गेन शुरू हो जाएगा, फैट्स आपके शरीर में जमा होने शुरू हो जाएंगे। फैट्स जो है अगर शरीर में जमा हो रहे हैं तो वो खून की धमनियों में भी जाके जमा होने शुरू हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, खून का बहाव नहीं जाएगा, सर्कुलेशन में फर्क पड़ेगा। अब सर्कुलेशन में फर्क पड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके दिल के ऊपर काम करने में प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक्टिव रहते हैं, मान लीजिए आप सिटिंग भी रहते हैं पर अपने लिए टाइम निकाल के 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, खून का सर्कुलेशन सही रहेगा, आपका वेट सही रहेगा और अल्टीमेटली आपका जो स्वास्थ्य है वो भी सही रहेगा। पर क्या है, ये हमें उनको बताना आना चाहिए। अगर हम उन्हें नहीं बता पाते हैं तो समस्या क्या है कि उन्हें डाउट रहना शुरू हो जाता है। अगला है अस्वास्थ्यकर भोजन, मतलब हम जो है हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमारे खाने में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, चावल ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, पराठा ले रहे हैं, मतलब कार्ब्स को हम ज्यादा खा रहे हैं। महीने में 4 बार से ज्यादा जो है बाहर का खाना खा रहे हैं। आज बाहर गए, मन नहीं है बनाने का, चलिए कचौरी खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, शाम को चाय के साथ पराठे खा लेते हैं। रोजाना 6 बार से ज्यादा हम जो है खाना खा रहे हैं। मतलब कि हम जो है अपनी जीवन शैली में खाने में बदलाव नहीं ला के हम वो चीजें खा रहे हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचाता है। जब हम छोटे होते हैं या अपने हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि हर चीज को चुन के देते हैं, बच्चा है इसको ये नहीं खिलाना है, उसको वो नहीं खिलाना है, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। पर अब जैसे खुद बड़े हो जाते हैं तब हम ये चीजें नहीं देखते। हमें क्या करना है, अपनी जीभ का स्वाद देखना है। जीभ का स्वाद तो सिर्फ यहाँ तक है ना, पेट के अंदर जाता है तो पता चलता है कि हमने क्या खाया या क्या नहीं खाया। वर्षा मैम पता चलता है? नहीं पता चलता ना। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ थोड़े से टेस्ट के लिए अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। बाहर जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, हर वो चीज लेंगे जो आपके दिल को नुकसान पहुंचाता है और इतना ज्यादा तेल में फ्राई कर करके खाएंगे कि शरीर में सबसे ज्यादा फैट्स आना शुरू हो जाए। और आराम के समय हृदय की गति, अगर आप रेस्टिंग पीरियड पे हैं, जैसे कि अभी बैठे हैं, अभी सेशन ज्वाइन किया हुआ है, तो अगर आपकी हार्ट बीट जो है 100 से ज्यादा है तो मतलब कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी हो सकती है हार्ट रिदम में। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना एक बार हेल्थ चेकअप करवाना है। तो इसके लिए हम जैसे ईसीजी भी करवाते हैं या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उनकी कंसल्टेशन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी हार्ट बीट ज्यादा रह रही है, जनरली हम बात करते हैं 70 से 100 बीट पर मिनट हमारी दिल की धड़कनें होनी चाहिए, पर अगर ये इससे ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब है दिल को काम करने के लिए लोड पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो पल्स ऑक्सीमीटर से भी चेक कर सकते हैं हम अपने आराम के समय हृदय की गति को। अगर गलत आदतें हैं, देखिए हम कभी किसी को नहीं मना कर सकते कि आप ये ना खाएं, वो ना खाएं, पर हम उन्हें बता सकते हैं कि यदि अगर आप शराब का सेवन करते हैं या सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो ये आपके दिल को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये 10 अवस्थाएं जब किसी में दिखने को मिले या अगर कभी कहीं बात करते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ये अवस्थाएं आपके दिल को जोखिम में डाल सकती है। तो आपको जरूरत है कि आप अपने दिल का ध्यान रखना शुरू करें। तो बात आती है कि अगर ये चीजें आपको पता चलती हैं कि किसी के लाइफस्टाइल में है तो हमें क्या सॉल्यूशन देना चाहिए, मतलब आप इसका इलाज क्या है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये जो है इलाज है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम जाते हैं कहीं पे भी, अगर डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो वो हमें मेडिसिन दे देते हैं, पर यहाँ पे आप एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट हेल्थ को लोगों के घर लेके जा रहे हैं। डायरेक्टली घर पे लेके आप जा रहे हैं हेल्थ को। अगर हेल्थ सही रहेगी तो आपका बिजनेस भी सही रहेगा। और हमारा बिजनेस क्या है, हेल्थ सही है। डॉक्टर हमेशा चाहते हैं उनके पास पेशेंट आए। पेशेंट कब आएंगे, जब वो बीमार हो जाएंगे। और हम क्या चाहते हैं कि आप बीमार ही ना हो, आपके घर में स्वास्थ्य आए। और स्वास्थ्य आने के लिए आपको चाहिए कि आप पोषक तत्व ले, और उसके लिए आप एक स्वास्थ्य सलाहकार बन के उनके घर जा रहे हैं। तो अगर आप उनको बता देते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल में अब कुछ चेंजेस कीजिए, अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, तो ये बदलाव आपके स्वास्थ्य को सही करके आपको तंदुरुस्त रखेगा, आपको फिट रखेगा। पर करना क्या है, आपको सीड्स को फॉलो करना है। और ये जो सीड्स है ना, इसमें बहुत ताकत है।
ताकत क्यों है बताऊंगी मैं आपको। और आपको पता है ये जो सीड्स का मॉडल है रिस्पेक्टेड मनीषा भंडारी मैम ने लिखा है, जिसमें कि आपको हर कंडीशन को मैनेज करने में मदद करने में ये बताता है। क्योंकि कह सकते हैं कि ज्ञान का भंडार जिसमें साइंटिफिकली भी और जो पारंपरिक तरीके हैं उसको इसमें बैलेंस करके मैम ने बताया है, जिसमें आपको है स्लीप, इमोशनल वेलबींग, ई से एक्सरसाइज, डी से डाइट और एस से सप्लीमेंट। अभी ये 5 आधारभूत प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो स्लीप, हमें सोना क्यों चाहिए? अगर हम किसी को कहें कि आपको जो है 7-8 घंटे की नींद लेनी है, तो सबसे पहले सवाल हमें सोना क्यों चाहिए? देखिए हम कभी भी किसी को कुछ कहते हैं ना, जनरली हम खुद पे बात करते हैं। अगर हमें कोई कुछ कहे कि ऐसा करना है, क्यों करना है, सबसे पहले पूछा जाता है, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जो है अच्छा खाना खाना है, तो सबसे पहले आएगा क्यों खाना है। ऐसे कहते हैं ना, बच्चों को ही देख लीजिए, बच्चों को पूछे कि ये नहीं करना है तो क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। अब हम जब स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आप एक हेल्थ कंसल्ट बन के लोगों के घर जा रहे हैं, उनको जब बता रहे हैं तो उनकी जागरूकता ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हेल्थ पे बात हो रही है और आज की डेट में हर कोई चाहता है स्वस्थ रहे, पर ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले मुझे बताइए कि हमें सोना क्यों चाहिए? क्योंकि सुबह होती है और रात होती है, इसीलिए सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, इसीलिए नहीं ना? बताइए फिर मुझे कौन बताना चाहेगा कि हमें सोना क्यों चाहिए, जनरली क्यों सोना चाहिए? चलिए, अगर ठीक है, हिम्मत कमलिया जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बताइए हमें सोना क्यों चाहिए? मैम अपने जो अखे दिन की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा जो पुर्जा है अपने शरीर के अंदर, उसको आराम मिलना चाहिए और उसको रिपेयर करने के लिए अपने आराम की ज़रूरत है, इसलिए सोना चाहिए। ग्रेट, वेरी गुड। हमें शरीर के जो हमारे पुर्जे हैं उन्हें आराम देने के लिए। जी मुकेश सर, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन आया है आपको? हाँ, हो गया। दीदी नमस्कार। जो आपने किया है वो जो नींद का बोला है, तो नींद ऐसे लेना चाहिए कि क्योंकि वो मगज में से जो ब्लड होता है उसमें से रोजाना काम करता है, वो सप्टेशन है, उसको आराम देना पड़ेगा। सप्टेशन को, जो सप्टेशन को आराम मिलेगा ना, तो सारा शरीर का अवयव मजबूत बनेगा और ब्लड भी ऐसा अच्छे तरह से फिरेगा, ऐसा मेरा मानना है। वेरी गुड जी सर, आपने सही बात कही कि जो मगज यानी कि हमारा ब्रेन होता है वो मास्टरमाइंड है, वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि आप पूरा दिन काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, शाम को बहुत थक के आते हैं। अगर आपने ज्यादा वॉक किया है, ज्यादा एक्सरसाइज करी है या ज्यादा चल के फील्ड में गए हैं और जब वापस आए तो शरीर में आपकी पेन रहती है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि फाइट करके आए हैं, हमने कोई धक्का मुक्की नहीं किया है, कोई फाइट नहीं किया है, पर शरीर के अंगों में दर्द रहती है ना। वर्षा मैम स्माइल कर रहे हैं, तो क्यों दर्द रहती है? क्योंकि जो हमारी एक्टिविटी रहती है, हमारे शरीर के अंदर के अंग जो है, पुर्जे जो है, वो भी मशीन की तरह काम कर रहे हैं और उस मशीन की तरह काम करने की वजह से 1 मिनट के बाद या कहें पूरे दिन के बाद आपका ब्रेन सिग्नल देना शुरू करता है, आपको दर्द शुरू होती है, थकान महसूस होती है, सर में दर्द होने शुरू हो जाती है, कि ये आपको अलार्म देता है कि देखिए अभी आपका टाइम है, थोड़ा रेस्ट कीजिए। और कभी कभार होता है कि हम थक जाते हैं तो हम कहते हैं मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, राइट? तो वो रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में से हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें ये हार्मोन्स हमारे शरीर को बैलेंस करते हैं। तो ये हार्मोन में जब हम रात को सोते हैं, खास तौर पे 7 से 8 घंटे की जो नींद लेंगे, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी से हीलिंग हार्मोन निकलते हैं। हीलिंग हार्मोन क्या करते हैं? शरीर को फिर से रिपेयर करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, रिस्टोर करेंगे। जैसे मोटर चलती रहती है, पूरा दिन मोटर तो आप चलाएंगे नहीं, एक टाइम के बाद मोटर को बंद कर देते हैं जब वो गर्म हो जाती है। करते हैं ना? ऐसे तो नहीं करते कि पूरे दिन सुबह रात शाम अगले दिन हफ्ते तक चलाते हैं। हम कहते हैं अरे मोटर गर्म हो गई है, अभी इसे बंद कर दो, न तो ये जल जाएगी, ऐसे कहते हैं ना। तो यहाँ पे शरीर जलेगा नहीं, पर शरीर की एक कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप काम करवाएंगे
तो धीरे 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 शरीर क्या करेगा, उस काम को नहीं कर पाएगा। क्या होगा कि अगर आप किसी चीज को बड़े ज्यादा होल्ड करके या पकड़ के रखेंगे, एक लिमिट तक ही शरीर उसको एक्सेप्ट करता है, पर जब उस शरीर की स्टेमिना खत्म हो जाता है वो हाथ से छूट जाता है। क्योंकि शरीर चाह रहा है कि उसके जो मसल्स हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, पुर्जे हैं, वो फिर से रिस्टोर हो सके, रिफ्रेश हो सके और रिलैक्स हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। और ये जो क्लॉक है, यानी कि हमारा शरीर भी एक घड़ी की तरह ही है कि इतने घंटे हमें काम करना है, इतने घंटे हमें सोना है, ठीक है। और सोने के लिए आपकी नींद बैलेंसिंग होनी चाहिए, मतलब आपका कमरा सही रूप से होना चाहिए, रोशनी कम नहीं होनी चाहिए और कमरे में जो है अंधेरा होना चाहिए ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। सोने से पहले आपने पानी का इंटेक ज्यादा नहीं रखना होता है, क्योंकि आपको बार बार अगर उठ के जाना पड़े वॉशरूम के लिए तो उससे क्या होगा कि आपकी नींद खराब होगी। जो रेगुलरली आपको सही रूप से 7-8 घंटे की नींद लेनी है वो आप नहीं ले पाएंगे। 10 बजे रात को सोना है, 5 बजे आपको उठना है। 3 से 4 बजे का जो समय होता है, शरीर में ये हीलिंग हार्मोन जिसको हम कहते हैं कैटेकोलेमाइन, वो शरीर को फिर से पुनर्निर्माण करने में या रिफ्रेश करने में हमें मदद करता है। दूसरा है एक्सरसाइज। अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी हृदय गति को बढ़ाएगा। हृदय गति को बढ़ाने का मतलब होता है कि आपका जो स्टेमिना है हार्ट का, उसको बढ़ाएगा। अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि हृदय गति को बढ़ाने के लिए आप तेज चल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज दौड़ना शुरू किया तो आज दौड़ते ही चले गए, क्योंकि क्या होता है, अगर आप ज्यादा देर तक दौड़ते रहेंगे तो आपके घुटनों में जोर पड़ेगा और उससे आपके घुटनों में खतरा होगा कि वो कमजोर हो जाए, वहां पे दर्द होना शुरू हो जाए। और अगर देखिए आप कभी भी काम नहीं करते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खास तौर पे अभी आप एक्सरसाइज करें या आप दौड़े तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और सांस फूलने लगती है। हाँ हाँ करके सांस क्यों फूलती है? क्योंकि हमारे दिल पे लोड पड़ रहा है, और वो जो लोड पड़ता है तो उससे क्या होगा, अगर हम ज्यादा लोड डाल देंगे ना तो चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। पर अगर आप निरंतर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो दिल है, आपकी हार्ट की जो काम करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा रहेगी। तो अगर आप मान लीजिए बैडमिंटन मैंने कहा आप खेलिए, अगर आप 5 मिनट आज खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर आप वो 5 मिनट की जगह 15 मिनट खेलेंगे, आपके मसल्स में, आपके शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे शरीर ने भी अपने आप को उसी तरीके से बैलेंस कर दिया है जिससे कि शरीर में क्या होगा कि जो खून का बहाव है उसी तरीके से रहेगा। पर एकदम से जब ज्यादा आप उस पे वर्कलोड डाल देते हैं तो क्या होगा कि वहां पे आपके सिग्नल्स आएंगे कि आपको पेन हो रही है, मसल्स पेन हो रही है। तो उसको सही करने के लिए आपको क्या करना है कि रोज आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि आपके शरीर का स्टेमिना बढ़े, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। और ये पॉसिबल तब है जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हर दूसरे दिन 10 मिनट के लिए आप ऐसे व्यायाम कीजिए जो आपके शरीर के वजन के साथ हो, जैसे योगा, उठक बैठक। आज आपने शुरू किया है, ज्यादा ना करें, 3 बार कीजिए, कल 5 बार कीजिए, अगले दिन 7 बार कीजिए, फिर 10 कीजिए, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद कर रहे हैं तो वो 10 तक ही कीजिए, फिर अगली बार उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। इससे क्या है, शरीर एक्सेप्ट करेगा और धीरे 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 आपकी जो स्टेमिना है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। एकदम से कभी भी कोई चीज ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन की बेहतर आपूर्ति के लिए आपको हर दिन जो है 10 मिनट के लिए प्राणायाम करना है। और 10 मिनट के लिए प्राणायाम करते क्या करना है, आपने अंदर को इनहेल करनी है। इससे क्या होगा कि सांस के द्वारा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाएगी और हर एक अंगों में जो है फ्रेशनेस आएगी, क्योंकि खून के द्वारा हर एक अंगों में जो है सप्लाई जाती है। और ये सप्लाई को सही रूप से ऑक्सीजन तभी मिलेगी जब आप प्राणायाम करते टाइम भी सही रूप से जो है ऑक्सीजन लेंगे, राइट। अगली बात की करें अगर हम, इंड्योरेंस हार्ट रेट, मतलब सहन शक्ति हमारे दिल की गति की। अगर हमारे दिल की गति जो है जिसके पार जाकर आप अपने हृदय को उसकी क्षमता से ज्यादा काम करने में मजबूर करते हैं, मतलब अगर अभी हम बैठे हैं और आप स्टेप चलते हैं 15 स्टेप, और मैंने अभी आपको कह दिया आपने 50 स्टेप चलने हैं, तो 50 स्टेप आप जब चलेंगे आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि 15 का स्टेमिना था पर 50 कर रहे हैं, तो क्या होगा, शरीर भी उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स देगा और धीरे 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 आपकी जो हार्ट बीट 70 थी वो 100 हो जाएगी, 100 से वो 140 हो जाएगी। पर अगर हमने वो 140 से और ज्यादा बढ़ा दी एग्जाम्पल के लिए, तो क्या होगा, दिल काम करना
स्टॉप करेगा, क्योंकि अब उसका इतना वर्कलोड हो गया है कि वो संभाल नहीं पा रहा है। और जब कैपेसिटी से स्टेमिना से ज्यादा आप करेंगे तो समस्या आना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, प्लास्टिक को देखा ना, रबड़ को आप खींचते हैं खींच जाता है, इतने लेवल तक खींच जाएगा, पर ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब शरीर को उसकी स्टेमिना से, उसकी कैपेसिटी से जब ज्यादा काम करवाएंगे तो कहीं ना कहीं वो सिग्नल देगा कि आपको समस्या हो रही है। और इस समस्या के लिए आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को सही रूप से एक्टिव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा काम करवाएंगे तो आपका स्टेमिना जो है सही रूप से सही तो रहेगा, ज्यादा तो रहेगा, पर तब रहेगा जब वो एक रेगुलरिटी में हो। एकदम से करवाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपकी गति का जो सहन शक्ति सीमा है, मान लीजिए कोई 50 साल की उम्र का है और 50 साल की उम्र का है, तो 85 से लेके 145 तक जो है उसकी एक रेंज है हार्ट गति की, ठीक है। मतलब कि मिनिमम लेवल पे 85 बीट हो सकती है, मैक्सिमम पे अगर वो काम करके तो वो 145 पे, और एवरेज उसका 119 है। बट अगर उससे ज्यादा करवाएंगे तब समस्या पैदा हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई 70 साल का है और 75 जो है उनकी एक रेंज है हार्ट बीट की, स्टेमिना की, कि उनका एंड्योरेंस जो हृदय की गति की सहन शक्ति सीमा है, पर 128 से ऊपर करवाएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ये कब होता है, जब आप अपने दिल पे ज्यादा लोड डालना शुरू कर देते हैं। अगला है इमोशनल वेलबींग। हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, उन चीजों को एक्सेप्ट करें जो आपको खुशी दे, और हंसने का मौका कभी ना गवाएं। रुलाते तो सभी हैं, परेशान तो सभी करते हैं, कोई खुश रहने के लिए कहता है? नहीं कहता, पर कहना चाहिए। आप खुद सबसे पहले खुश रहिए, अपने आप को प्यार कीजिए, सबसे पहले खुद को प्यार कीजिए, अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें सोचिए। इमोशनल वेलबींग क्यों इंपॉर्टेंट है? आज की डेट में आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपका शरीर क्या होगा, वैसे ही हार्मोन्स को रिलीज करेगा, क्योंकि अभी बात की थी ना कि मास्टर ग्लैंड है, और वो मास्टर ग्लैंड क्या करता है, वैसे ही शरीर में रिस्पॉन्स देता है जैसे आप सोच लेते हैं। अगर दूर में रखी हुई रस्सी को मैं इमेजिन करूं ये सांप है और एकदम से अंधेरा हो जाए तो वो मुझे रस्सी भी सांप दिखेगी। वैसे ही जितना ज्यादा मैं स्ट्रेस लूंगी तो वो स्ट्रेस मेरे ब्रेन में जो है कमांड देगा, और वो हमारे शरीर में सैड हार्मोन्स को, जिसकी वजह से हमारे हैप्पी हार्मोन्स या सैड हार्मोन्स हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, अगर स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो स्ट्रेस ज्यादा लेने से एंजाइटी बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, दिल पे लोड पड़ेगा तो इंसान रेस्ट इन पीस हो जाएगा। तो यहाँ पे इमोशनल वेलबींग का मतलब है कि आपका जो मानसिक संतुलन है, या हम कहें आपका इमोशनल भावात्मक आपका जो स्वास्थ्य है वो सही रहना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, ऐसा नहीं किसी की लाइफ में नहीं होता, पर उस स्ट्रेस को कम करना हमें आना चाहिए। क्योंकि देखिए आज हम स्ट्रेस ले रहे हैं और वो चीज कल जब हो जाती है तो कल हम कहते हैं अरे फालतू में हम सोच रहे थे, हमें बेकार में इतनी चिंता हो रही, तो ये हो गया। पर जो चीज जिस टाइम पे आप स्ट्रेस ले रहे थे उस टाइम पे जो शरीर ने रिएक्शन किया, क्या उसके बारे में सोचा आपने? नहीं सोचा। पर जब वो चीज कल हो गई तो उसके बाद हम रिग्रेट करते हैं कि क्यों लिया, जबकि ये चीज तो इतनी आसान थी। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपना इमोशनल वेलबींग को सही रखें, अपना जो भावात्मक स्वास्थ्य है उसे सही रखें। सही रखने के लिए हमेशा खुश रहें, वो चीजें करें जो आपको अच्छी लगती है, नेगेटिव विचारों से दूर रहिए, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस चीज को आप भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट डाइट, जैसे कि हमने बात की स्लीप इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इमोशनल वेलबींग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए डाइट जरूरी है। और डाइट में हमें क्या क्या करना है, देखिए प्रोसेस्ड और तले हुए भोजन से बचिए। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा ऑयल यूज होगा तो मतलब ज्यादा फैट्स हमारे शरीर में जाएगा, जितना ज्यादा फैट्स हमारे शरीर में जाएगा वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाएगा। अगर आप फील्ड में जाते हैं, यूजर को बता रहे हैं कि ज्यादा प्रोसेस चीजें नहीं खानी है, तो बताइए क्यों नहीं खानी है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। पर पहले ही आप प्रिपेयर रहिए कि आपको पता होगा तो आप जो है इजिली आंसर दे सकते हैं। दूसरा, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स जैसे फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें। क्यों? क्योंकि अगर आप फल, सब्जियां, साबुत अनाज लेते हैं, ये आपके शरीर में फाइबर्स भी जाते हैं, मतलब एक बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ डाइट जिसमें फैट्स है, कार्ब्स है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स है, वो जाएगा और फाइबर होगा तो वो डाइजेस्ट भी इजीली होगा और आपके शरीर में सही रूप से अवशोषित होगा। पर अगर आप
मान लीजिए इसकी जगह पे ज्यादा वो चीजें ले रहे हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके शरीर पे रिस्पॉन्स देती है। बहुत ज्यादा चीनी वाली चीजें जैसे चॉकलेट्स है, बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक्स है, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, एक तरीके से शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को कार्ब्स के रूप में हम ले रहे हैं। जितनी ज्यादा शुगर शरीर में लेंगे वो भी हमारे शरीर के लिए जो है नुकसानदायक होती है। अपने खाने में नमक का कम उपयोग करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा नमक लेते हैं वो ब्लड प्रेशर को ज्यादा बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर को ज्यादा बढ़ाएगा, बॉडी में जो है फ्लूइड का रिटेंशन ज्यादा होगा, जिससे हार्ट में भी ओवरलोड बढ़ेगा, किडनी में भी ओवरलोड बढ़ेगा। तो इसीलिए आपने अपने खाने में सामान्य रूप से कम नमक का इस्तेमाल करना है। ऊपर से कभी भी नमक का छिड़काव नहीं करना है। जितना एक बार में आपने शरीर में ले लिया है, मतलब आपके खाने में ले लिया, उससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि अभी बताया ना, स्वाद सिर्फ जीभ तक होता है। सभी जितने भी है आपको रंग बिरंगे फल और सब्जियों का सेवन करना है, ताकि आपको विटामिन मिल सके, प्रोटीन मिल सके, मिनरल्स मिल सके, सारे जो है जिंक, आयरन, जितनी भी चीजें हैं आपको सब चीज मिल सके। एक बार में खाए जाने वाले भोजन की मात्रा जो है आपकी, उसको कंट्रोल करना है। मतलब बैलेंसिंग फॉर्म में खाना खाना है। कभी भी हमें भूख लगी हो 100% या हमारा पेट बहुत ज्यादा भूखा है, तो हमें उसका 20% हमें कम खाना चाहिए। मतलब केवल 80% तक हमें पेट भरना चाहिए, ना कि 100% से या उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ओवरलोड जब करेंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में भी समस्या आती है, और शरीर का जो ऊर्जा है उस पे भी जो है मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, शरीर में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको भी इफेक्ट करेगा। अगर आपने थोड़ा सा स्पेस रखा होगा तो क्या होगा, वो एक तरीके से बैलेंस रूप से काम करेगा। संतुलित आहार लें। संतुलित आहार का मतलब भी बताया कि उसमें सब चीजें होनी चाहिए। अच्छे फैट्स है, कोल्ड प्रोसेस्ड ऑयल भी होना चाहिए, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर और ओमेगा 3 जो है आपके आहार में शामिल करें। और आपको पता है कि ये सारी चीजें आपके मॉर्निंग के PVMFO में भी जाता है। हर दिन कम से कम 2.5 से 3 लीटर आपको पानी पीना है। 3 दिन में जो है 3 बार से अधिक खाना नहीं खाना है, मतलब ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी है। एक्स्ट्रा डाइट में मतलब खाना नहीं लेना है। धूम्रपान ना करें, ना ही शराब का सेवन करें। ये चीजें अगर आप करते हैं तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने बता दिया या आपने यूजर को बता दिया कि सर मैडम आप अपने खाने में ये चीजें लें, आप स्वस्थ हो जाएंगे, या आप हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। पर उन्होंने खाने में कंट्रोल नहीं किया, राइट? खाने में नमक ज्यादा ले लिया। किसी को होता है ना, बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, बीपी वैसे बढ़ा है, पर उनको आपने बताया है कि ये हेल्थ सप्लीमेंट लीजिए ठीक हो जाएंगे, पर उनको सीड्स नहीं बताया, तो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नमक ले रहे हैं, बहुत ज्यादा फैट्स खा रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं। तो वो कब तक वो पोषक तत्व आपके शरीर को कंट्रोल करेगा? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर आग लगी होती है ना, उसको बुझाने के लिए हम पानी डाल देते हैं, पर अगर उसमें थोड़ा सा पेट्रोल छिड़कते हैं वो आग और बढ़ जाती है। ऐसा होता है ना? तो यहाँ पे शरीर में आपके शरीर को कंट्रोल करने के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, उन पोषक तत्वों की भरपाई आप सप्लीमेंट से कर रहे हैं। पर सप्लीमेंट्स का भरपाई करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, वो चीजें ले रहे हैं जो आपके शरीर को और ज्यादा खराब कर रही है। तो वो चीज कब तक पोषक तत्व या सप्लीमेंट्स आपके शरीर को बैलेंस करने के लिए मदद करेगा? तो अगर आप उनको बताएंगे कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ अगर आप ये चीजें करें जो आपको बताई, सीड्स को फॉलो करवाएं, तो आप ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेंगे। और ये जो नरिशमेंट, जो पोषक तत्व आपको शरीर में चाहिए, जैसे कि ओमेगा 3, अभी हमने बात करी ना कि हमें बैलेंस खाना खाना है जिसमें हमें ओमेगा 3 भी मिलना चाहिए। ओमेगा 3 की सबसे बेस्ट चीज बताऊं, ये हमारे हार्ट हेल्थ को सबसे सही रूप से रखने में मदद करता है। और ओमेगा 3 की बात करें तो आपको पता होगा ओमेगा 3 हमारे शरीर में बनता नहीं है। अगर बनता नहीं है इसका मतलब है शरीर को चाहिए, और कहाँ से चाहिए आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आपको दे सकता है, क्योंकि ओमेगा 3 क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड मतलब ब्लड में फैट्स को कम करने में मदद कर रहा है। हृदय की गति की अनियमित हो जाने के खतरे को कम करता है, मतलब जो हार्ट की बीट इरेगुलर हो जाती है उसको कंट्रोल करके सही करने में मदद कर रहा है। खून में प्लाक मतलब एक तरीके से जो होती है नसें, मतलब पदार्थ होता है वो वहां पे ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट में खून का बहाव सही नहीं रहता है। ऐसे कंडीशंस को ये रोकता है, मतलब कि खून में प्लाक का जमाव होने से ये रोकता है। ब्लड प्रेशर को कम करने में ये मदद कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन को ये लचीला बना के रखता है।
पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। इंटरनल इन्फ्लामेशन, जो बार बार नाम आता है ना कि आंतरिक सूजन हो रही है, उसको कम करने में मदद करता है। ओमेगा 3 सबसे बेस्ट चीज है कि किसी भी दवाई के साथ कोई अड़चन नहीं है, मतलब आप दे सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 हमारे शरीर को चाहिए ही होता है। अगर हम बात करें विटामिन और मिनरल्स की, जैसे कि हमने कहा कि फल फ्रूट्स को हमें लेना चाहिए, पर हर दिन हम वो सारे फल फ्रूट्स तो ले नहीं सकते हैं, और हमारे खाने में किस तरीके से हमें वो चीजें मिल रही हैं, आपको पता है बनाने में कैसा हमारा स्टाइल होता है। तो यहाँ पे जो विटामिन और मिनरल्स, पोषक विटामिन सी कैसे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो कि हमारे सेल को हानि होने से बचाता है, मतलब कि फ्री रेडिकल जो शरीर से निकल रहे हैं उससे हमारे सेल्स को बचा रहा है ताकि सेल्स डैमेज ना हो। दूसरा विटामिन बी, ये विटामिन बी क्या करता है, रक्त कोशिकाओं और नर्वस को सिस्टम को सही रखता है, हेल्दी रखता है। मैग्नीशियम आपके दिल की धड़कन को, मतलब आपका जो दिल संकुचन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, उसकी हार्ट की पंपिंग को सही करने में मदद करता है। कौन? मैग्नीशियम। पोटेशियम भी आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को बनाए रखने में मदद कर रहा है। और डीएचए की बात करें, जैसे डोकोसाहेक्सिनोइक एसिड, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। रेस्टिंग हार्ट रेट को में अच्छा प्रभाव डालता है। रक्त में थक्के के जमाव को कम करता है, क्योंकि अगर शरीर में खून की नसों में ब्लॉकेज होगी तो खून का बहाव रुक जाएगा। अगर जहां पे खून का बहाव रुक जाएगा मतलब वहां पे समस्या होगी। और हार्ट में अगर ब्लॉकेज आ गई, और आपको पता है कि हार्ट की ब्लॉकेज सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इंसान को अटैक पड़ सकता है। नसों में प्लाक की मात्रा को कम करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें सोया प्रोटीन की, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन कहाँ से मिलती है हमें, बताइए जरा चैट बॉक्स पे। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन की अगर हम बात करें, वो हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है? मैं उम्मीद है कि आप चैट बॉक्स पे फटाफट से लिखेंगे। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को जो है बैलेंस रखता है, या कह सकते हैं कि सैचुरेटेड फैट को, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ये सबसे बेस्ट होता है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए। अगर ये रिसर्च में भी बताया गया है कि हर दिन जो है हम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन अपनी डाइट में लेते हैं तो ये हमारे दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आपके पेट को काइंडली जो ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे स्क्रीन में ना कीजिए, क्योंकि हमारा टाइम और समय के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। एलडीएल को कम करने में भी मदद करता है। आपके पेट को देर तक भरा रखता है, मतलब कि आपको ज्यादा जो खाने की क्रेविंग है वो नहीं होती है। एंटीऑक्सीडेंट का भी ये काम कर रहा है। कौन? आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। और सूजन रोधी, इंटरनल इन्फ्लामेशन जो रहती है उस चीज को भी कम करने में मदद करता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा कम करता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट की कंडीशन है, स्ट्रोक है और ओबेसिटी है, इन चीजों को भी सही करने में जो है मदद करता है। कौन? आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। अगर हम बात करें, इसके साथ साथ हमें गामा ओरिजिनॉल चाहिए, जो कि हमारे शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल को बेअसर करने में मदद करता है। एलडीएल को भी कम करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करने में भी ये मदद कर रहा है। ब्लड प्रेशर को भी सही रूप से रखने में मदद करता है। क्या? गामा ओरिजिनॉल। और अगर बात करें कि ये सारी चीजें हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को पता भी होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हर दिन जो है आपके खाने में एक आइडल मात्रा कितनी होनी चाहिए। ओमेगा 3 दिल को स्वस्थ रखने के लिए 1.8 ग्राम प्रतिदिन पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 1.1 ग्राम होना चाहिए। अगर ट्राइग्लिसराइड जैसी कंडीशन हो जाए, मतलब बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में 2 से 4 ग्राम प्रतिदिन जो है ओमेगा 3 आपको चाहिए ही चाहिए होता है। डीएचए की बात करें तो ये आपकी डाइट में या आपके शरीर में 1 ग्राम प्रतिदिन चाहिए ही चाहिए। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन की बात करें तो 25 से 50 ग्राम प्रतिदिन ये आपके लिए शरीर के लिए आवश्यक है। गामा ओरिजिनॉल की बात करें तो 100 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम प्रतिदिन ये आपकी डाइट में होना चाहिए, या कह सके ये पोषक तत्व आपके शरीर के लिए एक आदर्श मात्रा है जो आपको लेना आवश्यक है, ताकि आपका स्वास्थ्य, आपका दिल स्वस्थ रहे। और बात करें कि कौन से सप्लीमेंट्स इसमें मदद कर सकते हैं, तो देखिए पुरुषों की स्वास्थ्य की बात करें, अभी बात करें ना हमने कि हमें ओमेगा 3 चाहिए, हमें विटामिन चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम चाहिए, तो मिलते कहाँ से हैं? तो वही सोर्सेज आप बता रहे हैं।
पुरुषों के लिए हम जो है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से हमें ओमेगा 3 मिलेगा, जो कि नाश्ते के बाद एक कैप्सूल लेना है। न्यूट्रीचार्ज डीएचए जो है डीएचए की भरपाई करेगा, जो कि नाश्ते दोपहर के बाद आपको एक कैप्सूल आप ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज मैन आपको विटामिन दे रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, सारे पोटेशियम्स भी मिल रहे हैं, मैग्नीशियम भी दे रहा है। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोटीन आइसोलेटेड सोया प्रोटीन आपको दे रहा है। अभी देखिए ना कि कौन कौन से पोषक तत्व के क्या क्या फायदे हैं, तो वो पोषक तत्व कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं आप उन्हें गामा ओरिजिनल जो है गामा ओरिजिनल से मिलेगा, जो कि आपको एक कैप्सूल प्रतिदिन नाश्ते दोपहर के बाद भोजन के बाद आप ले सकते हैं। महिलाओं के दिल के स्वास्थ्य की पैकेज की बात करें तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जो ओमेगा 3 देगा, न्यूट्रीचार्ज डीएचए आपको डीएचए दे रहा है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन जिसमें आपको विटामिन भी मिल रहे हैं, मैग्नीशियम मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है, सब कुछ दे रहा है। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोटीन आइसोलेटेड सोया प्रोटीन आपको दे रहा है, गामा ओरिजिनल ये भी आपको जो है शरीर में गामा ओरिजिनल की भरपाई को करने में मदद कर रहा है। और ये सारी चीजें आपको अगर और डिटेल में चाहिए और कैसी चीजें कर सकते हैं, डाइट कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो आप इस किताब को ऑर्डर कीजिए, क्योंकि सबसे पहले सेहत बुक, इसके साथ आपको प्रोडक्ट सुझाव की बुकलेट भी फ्री मिलती है, जो कि 20 कंडीशन के बारे में आपको कह सकते हैं जानकारी नहीं देगी बल्कि आपको एक्सपर्ट भी बना देगी। तो इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपके पास ये नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, या साइट पे जाके भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं shop.nutricharge.in ई-कॉमर्स पे, ठीक है। और ये बुक जो है आपको आरसीएम के सेहत के सितारे बनने में भी मदद करेगी, क्योंकि स्वास्थ्य की जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना स्वास्थ्य हमें अपने आप से ठीक करना है, या अपने परिवार का स्वास्थ्य भी हम ठीक कर सकते हैं। और